हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम लोग क्लास 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री के चैप्टर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले ही पब्लिश हो चुका है और अब दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे हिंद चीन में उथल पुथल। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। पढ़ते हैं हिंद चीन में उथल पुथल। तो जेनेवा समझौता ने तात्कालिक रूप से कुछ शांति अवश्य दी थी, परंतु तुरंत ही हिंद चीन में उथल पुथल आरंभ हो गई थी, क्योंकि उत्तर वियतनाम में जो थी वो हो ची मिन्ह की सरकार सुदृढ़ हो गई थी और पूरे वियतनाम के एकीकरण पर विचार करने लगी थी। परंतु दक्षिणी वियतनाम की स्थिति इसके विपरीत थी और अमेरिका इस समर्थित वायदाई सरकार का संचालन जो था वो नो दिन दियम के हाथों में था। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो इसके पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो नो दिन दियम थे वो जो हुआ आंदोलन थे, जो बौद्धिस्ट धार्मिक आंदोलन था, उसके क्या थे अगेंस्ट में काम कर रहे थे, उस आंदोलन को दबाने का काम कर रहे थे। और उत्तरी वियतनाम में क्या था कि जो हो ची मिन्ह की सरकार थी, यानी कि क्या थी, साम्यवादी सरकार थी। और दक्षिणी वियतनाम में क्या थी, अमेरिकी समर्थित भावदायी सरकार थी। और जेनेवा समझौता में जिसमें भारत भी सम्मिलित था, वो क्या कर रहे थे कि जो हिंद चीन में जो भी लड़ाई चल रही थी उसके शांति के लिए काम करना चाहती थी। तो इन दिनों दक्षिणी वियतनाम में साम्यवादियों के साथ साथ अपदस्थ राजघराने के 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ के लिए अलग अलग रास्ते अपना लिए थे। तब हम लोग यहाँ पे लाओस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो था कि साम्यवादियों ने क्या किया था कि वहाँ के जो राजघराने थे उसको अपदस्थ कर दिया था और उसके 3 सौतेले भाइयों ने लाओस पर अपनी राजनीतिक पकड़ अलग अलग रास्ते पर अपना लिए थे। तो पहला जो राजकुमार था वो कौन थे, सुबर्णफुमा थे, जो कौन थे, एक तटस्थवादी थे। और दूसरे राजकुमार थे जो सुफर्णबोंग थे, जो पाथित लाओ के नाम से भी जाना जाता था, और ये कौन थे, साम्यवादी थे। और तीसरा राजकुमार थे वो फूमी नौसवान थे, जो दक्षिणापंथ का अनुसरण करते थे। और तीनों के आपसी राजनीतिक वर्चस्व का संघर्ष ही लाओस की अस्थिरता का कारण था। उस पर रूस एवं अमेरिका दोनों गुटों का समर्थन और हस्तक्षेप इसे और बढ़ा रहा था। 25 दिसंबर 1955 को, यानी कि 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ और सुबर्णफुमा के नेतृत्व में सरकार बनी। पाथित लाओ ने इसका विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया और 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथित लाओ की पार्टी जो थी नियो लियो हक्सत के सदस्यों को भी सरकार में जगह मिल गई। यह स्थिति अमेरिका के लिए असह्य थी, क्योंकि पाथित लाओ कौन था, वामपंथी था और अमेरिकी सजग के कारण दोनों भाइयों में समझौता टूट गया और पुनः गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। तो क्या हुआ कि 25 दिसंबर 1955 को जो पहला भाई था सुबर्णफुमा, उसके नेतृत्व में सरकार बना। तो इसका जो विरोध क्या कहता है, दूसरे भाई पाथित लाओ ने किया। तो पाथित लाओ ने विरोध करते हुए गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। फाइनली 2 साल बाद 1957 में दोनों में समझौता हुआ और पाथित लाओ को क्या हुआ कि जो पार्टी थी नियो लियो हक्सत, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, है ना। तो अब अमेरिका क्या है, इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वहाँ पे साम्यवादी का जो था उसका सरकार बने या वामपंथियों का सरकार बने, क्योंकि पाथित लाओ जो साम्यवादी था। और अमेरिका जो है षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और दोनों भाइयों में फूट डाल दिया और फिर वहाँ पे गुरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। और ये दोनों के फूट में तीसरा भाई जो था जनरल फूमी नौसवान, उसको मौका मिला और उसने क्या किया, निर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर दक्षिणपंथी सरकार बना ली। इसकी भी सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, सिर्फ 3 माह चली, फिर तख्ता पलट हुआ और कैप्टन कांगली जो थे उनके इसमें सैनिक सरकार बन गई। जो आर्मी की थी ना, आर्मी ने वहाँ का तख्ता पलट कर दिया और कैप्टन कांगली ने सरकार बना लिया। तो जब कैप्टन कांगली ने बनाया तो तीनों भाइयों को अपना रिग्रेट हुआ और फिर वो तीनों भाई मिल गए और कैप्टन कांगली को उत्तर की ओर भगा दिया। और फिर लाओस में क्या हुआ कि फिर भयंकर गृह युद्ध छिड़ गया, सब एक दूसरे के विरुद्ध। तो अब लाओस में क्या हुआ कि गृह युद्ध में अमेरिका और रूस की परोक्ष सहभागिता ने एक बार फिर विश्व शांति को खतरे में डाल दिया और तब भारत ने जेनेवा समझौता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को पुनर्जीवित कराने की मांग उठाई और अंततः इस समस्या पर 14 राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाना क्या हुआ कि तय हुआ, जिसमें लाओस के तीनों पक्षों की भागीदारी पर रूस अमेरिका भी सहमत थे। और मई 1961 में यह सम्मेलन हुआ और सभी राजकुमारों ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सहमति प्रदान की। तो जब 1961 में सम्मेलन हुआ तो क्या हुआ कि तीनों राजकुमारों ने कहा कि हम लोग संयुक्त मंत्रिमंडल बनाएंगे। मंत्रिमंडल भी बना, परंतु अमेरिका का था कि फिर से षड्यंत्र शुरू हो गया और उसने क्या किया, लाओस के विदेश मंत्री की हत्या कर दिया और गृह युद्ध जो है पुनः शुरू हो गया। चूंकि अमेरिका लाओस में साम्यवादी प्रसार नहीं चाहता था, इसीलिए वहाँ पे क्या था कि वो षड्यंत्र कर रहा था और वह सुबर्णफुमा को प्रधानमंत्री बनाया।
बनाया और सुफन्नबुंग जो था वो उप प्रधानमंत्री बनाया। यानी कि पावर जो है सुबर्णफुमा के हाथ में रहे और सुफन्नबुंग को उप प्रधानमंत्री बनाया। तो सुफन्नबुंग क्या हुआ, उससे वो असंतुष्ट हो गया और सुफन्नबुंग ही कौन था, पाथेट लाओ था और 1970 में उसने लाओस पर आक्रमण कर जार्स के मैदान पर कब्जा कर लिया। तो इससे अब इस अमेरिका हालाँकि अमेरिका ने इस युद्ध में जमकर बमबारी किया परंतु पाथेट लाओ के आक्रमण को नहीं रोका जा सका। तो हो ची मिन्ह मार्ग पर जो बमबारी किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसका चित्र देख सकते हैं कि कैसे लाशें पड़ी हुई थी। रूस ने लाओस पर आक्रमण कर उसकी बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी क्या है, अमेरिका पर सौंपा। अब रूस ने क्या किया, लाओस पर, अब रूस भी युद्ध में कूद गया, उसने लाओस पर आक्रमण कर दिया और बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी अमेरिका पर सौंप दिया। अमेरिका के खुलकर युद्ध में अब अमेरिका खुलकर युद्ध में आ गया और वहाँ पे एक जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। 1971 में हजारों दक्षिणी वियतनामी सैनिकों ने लाओस में प्रवेश किया और उसके साथ अमेरिका सैनिक युद्धक विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर भी थे और उसका जो था वो एक ही उद्देश्य था कि हो ची मिन्ह मार्ग पर कब्जा कर लेना, जिससे कि क्या हो कि पाथेट लाओ और रूस ब्रिटेन से अनुरोध किया कि अमेरिका पर अब दबाव डालकर उन्हें रोके, परंतु चीन ने अमेरिका को धमकी दे डाली और अमेरिका को लगा कि वो युद्ध जीत लेगा, परंतु हो ची मिन्ह मार्ग क्षेत्र पर जाकर उसकी सेनाएं जो है फंस गई और लाओस के प्रबल प्रतिरोध के कारण उसको वापस लौटना ही एकमात्र उपाय था और इसी तरह अमेरिका अपने आक्रमण में क्या था, वामपंथ के प्रसार को नहीं रोक पाया। अब कंबोडियाई संकट के बारे में पढ़ेंगे कि सन 1954 में 1954 में स्वतंत्र राज्य बनाने के बाद कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिंघानुक को शासक माना गया। नरोत्तम सिंघानुक 1954 से ही कंबोडिया को गुटनिरपेक्षता एवं तटस्थता की नीति पर चलाना शुरू कर दिया। इसीलिए कंबोडिया जो है दक्षिण पूर्वी एशिया सैन्य संगठन में शामिल नहीं हुआ और अमेरिका इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव चाहता था। इसी कारण वो सिंघानुक से चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवा रहा था। अमेरिका की इस कूटनीतिक चाल के कारण 1963 ईस्वी में सिंघानुक ने उससे भी किसी तरह से मदद लेने से इनकार कर दिया और ये बात अमेरिका के लिए बहुत अपमानजनक थी कि कोई उसको इनकार कर दे और 1965 में उसने वियतनाम के साथ-साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गाँवों पर भी आक्रमण कर दिया। तब सिंघानुक ने अमेरिका से राजनयिक संबंध तोड़ दिया और आगे चलकर 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा करवा दी। आगे आप लोग पढ़ेंगे कि ऑरेंज एजेंट जो था उसकी वर्षा करवाई थी, जिससे क्या था कि 40,000 एकड़ भूमि की जो रबर की फसल थी वो नष्ट हो गई। तब सिंघानुक ने मुआवजे की मांग अमेरिका से की एवं रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्व जर्मनी से राजनैतिक संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नरोत्तम सिंघानुक का चित्र है। तत्कालीन दो गुटिया विश्व व्यवस्था में पूंजीवादी अमेरिका ये नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे। अतः उसने कंबोडिया की गुट निरपेक्षता को एक पक्षीय मानते हुए ये आरोप लगाया कि सिंघानुक सरकार का संबंध उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांगो से है और इसीलिए अमेरिका सीआईए के माध्यम से कंबोडियाई दक्षिणपंथियों को संगठित कर सिंघानुक को सत्ताच्युत करना चाहता था कि जो सिंघानुक सरकार है ना, उसका संबंध उत्तरी वियतनाम यानी कि उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों की सरकार थी और वियतकांगो जो थे दक्षिण वियतनाम के जो था कि वो लोग अमेरिका के अगेंस्ट यानी कि साम्यवादी समर्थित सेना थी। तो सिंघानुक पर आरोप लगाया कि उनका भी संबंध उससे है और इसी तरह वो कंबोडिया ये दक्षिणपंथियों को संगठित कर सिंघानुक को सत्ताच्युत करना चाहता था। अब जो कंबोडिया में दक्षिणपंथी थे उनको संगठित कर सिंघानुक को सत्ताच्युत करना चाहता था। तो अमेरिका यहाँ पे भी अपना षड्यंत्र चलाना शुरू किया और इसी के कारण 1970 में दक्षिणपंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सिंघानुक को वियतनाम के प्रति कठोर जो तो वियतनाम के जो दूतावास थे ना, कहाँ? लाओस में, कंबोडिया में, है ना? तो वहाँ पे अमेरिका षड्यंत्र के कारण दक्षिणपंथियों ने उग्र प्रदर्शन किया और इसी परिप्रेक्ष्य में सिंघानुक को वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। और 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंघानुक को क्या है, सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया और जनरल लोन नोल के नेतृत्व में सरकार बनी जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। मतलब अमेरिका ही की गई साजिश था और उस 18 मार्च 1970 को क्या हुआ, नरोत्तम सिंहासन को सत्ताच्युत कर दिया गया और उसके जगह पर जनरल लोन नोल को क्या है, सरकार बना दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि नरोत्तम सिंघानुक जो है पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया। अब पेकिंग जाकर क्या है, वहाँ पे उसने सरकार का गठन किया और लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया और जो राष्ट्रीय संसद है उसको भी भंग कर दिया और जनता से मौजूद सरकार को अपदस्थ करने की अपील की और जनता से अपील किया कि जो लोन लोन नोल की सरकार है उसको अपदस्थ कर दिया जाए। अप्रैल 1970 से सिंघानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था जिसमें उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिकों से भरपूर मदद मिल रही थी। नरोत्तम सिंघानुक की सेना विजयी होती हुई राजधानी नामपेन की ओर बढ़ रही थी और अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज जो है कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया और ये युद्ध जो था बड़ा ही भयंकर युद्ध था। तो क्या हुआ, फाइनली 1970 में सिंघानुक ने जो नई सरकार जो बनी थी वहाँ पे कंबोडिया में उसको क्या किया, विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और उसके लिए उसको कहाँ किससे मिल रहा था, उत्तरी वियतनाम के साम्यवादियों से और वियतकांग सैनिकों से मदद मिल रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस नीति का व्यापक विरोध अमेरिका कर रहे थे
और राष्ट्रपति निक्सन को अपनी सेनाएँ वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। तो उस टाइम कौन था? राष्ट्रपति अमेरिका का निक्सन, और उसको फाइनली अपना सेना वापस बुलाने का घोषणा करना पड़ा। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने अपनी सेना कंबोडिया में रहने देने की घोषणा की स्थिति को और जटिल बना दिया। अब लग रहा था कि चीन भी कंबोडिया मामले में हस्तक्षेप करेगा, और इस तरह एक बार पुनः दक्षिणी पूर्वी एशिया की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। स्थिति को भांपते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव रखा, और 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। तो जब इंडोनेशिया को लगा कि उसके जो पड़ोसी देश जो है उनमें स्थिति जो है बहुत ख़राब है, यानी कि वियतनाम और कंबोडिया में जो युद्ध चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था, तो उसने एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया। कहाँ बुलाया? 16 मई 1970 को जकार्ता में बुलाया, और यह सम्मेलन सफल रहा, परंतु कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। कंबोडियाई छापेमारों, अमेरिका सेना के बीच युद्धों, बमबारी, निरसन सत्याग्रह के इस दौर में ही 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया, परंतु सिंघानुक एवं लोन नोल की सेनाओं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष पश्चात सिंघानुक ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया, और उनकी जो लाल खुमेरी सेना थी वो आगे बढ़ती गई। अंततः लोन नोल को भागना पड़ा। तो सिंघानुक की जो सेना थी उसका नाम क्या था? लाल खुमेरी सेना, और लोन लोन को भागना पड़ा। कब? 9 अक्टूबर 1970 को, और कंबोडिया को गणराज्य घोषित करने के बाद। अप्रैल 1975 में कंबोडियाई गृह युद्ध जो है समाप्त हो गया, और नरोत्तम सिंघानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बन गए। तो फाइनली 1975 में कंबोडिया का जो भी गृह युद्ध था वो समाप्त हो गया, और नरोत्तम सिंघानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने। परंतु 1978 में उसने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया कर दिया गया, और नरोत्तम सिंघानुक के बाद खीव सिम्फान एवं पोल पोट जैसे अतिवादी संगठनों का उदय हुआ, जिसने अपने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन करना शुरू किया। तो इन्होंने क्या किया कि ये अतिवादी संगठन थे और मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसके अनुरूप शासन करना शुरू किया, और ये दौर था जो पूरी तरह से आतंक का दौर था। परंतु 1979 में हेंग साबरी नामक एक व्यक्ति के संयुक्त मोर्चे का गठन किया, और खीव सिम्फान और पोल पोट को पराजित कर स्थिति को अनुकूल किया, और इसी स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गया। तो क्यों? रूस में भी साम्यवादी सरकार था और चीन में भी। तो यहाँ पे जो था ना कि खीव सिम्फान और पोल पोट अतिवादी थे, इसी कारण जो थे रूस और चीन आमने सामने आ गए। चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी शक्ति का परिचय दिया। हालांकि अमेरिकी नीति कंपूचिया मामले में सफल नहीं रही और साम्यवाद को फैलने से नहीं रोक पाया, परंतु दो साम्यवादी देश रूस और चीन को आमने सामने लाने में भी उसकी नीति अवश्य सफल हो गई। तो अमेरिका का जो षड्यंत्र था कि वो वहाँ कंबोडिया में अमेरिका की जो नीति थी वो तो सफल नहीं रही, लेकिन उसकी जो षड्यंत्र की नीति थी, और उसमें जो थे दो साम्यवादी देश रूस और चीन आमने सामने हो गए। अब वियतनामी गृह युद्ध और अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे कि जेनेवा समझौता से 2 वियतनामी राज्यों का जन्म तो अवश्य हो गया था, परंतु स्थायी शांति की उम्मीद नहीं के बराबर ही थी, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में जहां साम्यवादी सरकार थी, वहीं दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी समर्पित सरकार थी। जेनेवा समझौता में यह कहा गया था कि अगर जनता चाहे तो 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा, है ना। तो जेनेवा समझौता में यह प्रस्ताव था कि 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा, परंतु उसी समय से वियतनामी जनता उसके एकीकरण के पक्ष में आवाज़ उठाती रही थी। लेकिन क्या था कि उत्तरी वियतनाम का पूर्ण समर्थन था, लेकिन दक्षिणी वियतनाम की जनता शांतिपूर्ण प्रयासों से चूक गई थी। और 1960 में क्या था, वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना का गठन कर अपने सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष शुरू कर दिया। 1961 में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि दक्षिणी वियतनाम में आपातकाल की घोषणा कर दी गई और वहां गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका जो दक्षिणी वियतनाम में साम्यवाद के प्रभाव को रोकना चाहता था, 1961 में सितंबर में शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी कर उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह सरकार को इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया, और 1962 के शुरुआत में अपने 4000 सैनिकों को दक्षिण वियतनाम की मदद के लिए सौगान भेज दिया। तो अमेरिका का षड्यंत्र ही था कि वो साम्यवाद के प्रभाव को रोकने के लिए वहाँ पर गृह युद्ध करा रहा था, लेकिन इसका सारा ब्लेम जो क्या था कि उत्तरी वियतनाम के हो ची मिन्ह सरकार को दे दिया, और शांति को खतरा नाम से श्वेत पत्र जारी किया। और उसने फिर क्या किया, इतना ही नहीं, 1962 में और 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए सौगान जो एक जगह का नाम था वहाँ भेज दिया। और वास्तविकता यह था कि न्यो दिन दियम की तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग आ चुकी थी। बौद्ध जनता धार्मिक असहिष्णुता के कारण आत्मदाह करी थी, और इसी को लेकर 1963 ईस्वी में सेना ने विद्रोह कर दिया। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो नो दिन दियम था उसके तानाशाही अत्याचारों से जनता तंग हो चुकी थी, और जो हुआ आंदोलन था बौद्धिक जनता का, उसके कारण जो बौद्धिक लोग थे, है ना, बौद्धिक जनता, वो आत्मदाह तक करी थी। और इसी को लेकर 1963 में सेना ने विद्रोह कर दिया। अब 9 दिन दिया, और विद्रोह नहीं किया, 9 दिन दियम को मार भी दिया और सैनिक सरकार की स्थापना कर दी। परंतु यह भी प्रतिक्रियावादी था, और इसी तरह सरकारों का आना जाना लगा रहा, मगर किसी की भी नीति नहीं बदली, और वियतकांग जो था उसका संघर्ष चलता रहा।
अब 5 अगस्त 1964 को क्या था कि अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर कुछ सैनिक अड्डे तबाह कर दिए थे। अब अमेरिका की चेतावनी भरी धमकियां रूस एवं चीन ने दिया, परंतु इसका असर उस पर नहीं पड़ा। अमेरिका द्वारा शुरू किया गया युद्ध काफ़ी हिंसक, बर्बर एवं यातनापूर्ण था और इस युद्ध में खतरनाक हथियारों, टैंकों एवं बम वर्षक विमानों का व्यापक प्रयोग किया गया था। साथ ही रासायनिक हथियारों, नापाम, ऑरेंज एजेंट और फास्फोरस बमों का इस्तेमाल किया गया था। तो 5 अगस्त 1964 को अमेरिका ने जब वियतनाम पर आक्रमण किया तो रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। तो रासायनिक हथियार क्या थे कि इसमें नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक चिपक जाता था और जलता रहता था, और इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। तो इसी युद्ध में क्या होता है कि उत्तरी वियतनाम के साथ साथ वियतकांग एवं वियतकांग समर्थक दक्षिणी वियतनामी जनता सभी से लड़ा गया था। तो अमेरिका के खिलाफ कौन कौन था? जो उत्तरी वियतनाम तो था ही, साथ साथ वियतकांग जो सेना थी, है ना, दक्षिणी वियतनाम में, और वियतकांग को समर्थन करने के लिए जो वियतनामी जनता थे वे सभी लोग लड़े थे। और ये अमेरिका निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर देती थी। उनके औरतों और लड़कियों के साथ पहले सामूहिक बलात्कार कर दिया जाता था, फिर उन्हें मार दिया जाता था और अंत में पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया जाता था। 1967 तक अमेरिका के ने इसमें इतने बम वियतनाम में बरसाए जितना भी इस युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड के विरुद्ध नहीं गिराया था। तो अमेरिका की इसी तरह की कार्रवाई का विरोध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। तो प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया और इसका आर्थिक कुपरिणाम भी परिलक्षित होने लगे और प्रतिवर्ष 2 से ढाई अरब डॉलर का अमेरिकी खर्च में वृद्धि हुई। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होने लगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का मूल्य जो है काफ़ी नीचे आ गया। परंतु अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और समझौता के सारे प्रयासों को विफल करता हुआ युद्ध को जारी रखा हुआ था। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि एजेंट ऑरेंज क्या था। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां जो थी तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाते थे। जंगलों को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और इसका नाम ऑरेंज एजेंट इसलिए पड़ा क्योंकि इसे ऑरेंज पट्टियों वाले ड्रमों में रखा जाता था। अमेरिका इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ खेती और आबादी दोनों पर जमकर किया और इस जहर का असर आज भी नजर आ जाता है कि जो जन्मजात विकलांगता एवं कैंसर की जो बीमारी है, जहाँ जहाँ पे गिराया गया है वियतनाम में, अभी भी, हाँ, अभी भी प्रेजेंट है वहाँ पे। तो एजेंट ऑरेंज से आपको याद आया होगा कि जब कंबोडिया में रबर के बागानों को एजेंट ऑरेंज से ही ख़त्म किया गया था। तो दूसरी तरफ जो था वियतनामी अब साम्यवादी या किसी अन्य बातों के लिए नहीं लड़े थे, बल्कि अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़े थे। तो अमेरिका के अत्याचारों से ये इतने पीड़ित हो गए थे कि अभी उनको साम्यवाद और ये सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब ये अपने अस्तित्व और अपने राष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। यहाँ तक कि वियतनामी महिलाएं अपने पीठ पर बच्चे को बांधे, फुल पैंट पहने, हाथों में बंदूकों लिए गश्ती लगाती या सीधे युद्धों में शामिल होती देखी जा सकती थी, या फिर हो ची मिन मार्ग की मरम्मती करते देखी जा सकती थी। और प्राचीन नायिकाओं को आख्यानित कर स्त्रियों को प्रेरित भी किया जाता था। और इसी संदर्भ में त्रिआयु की कहानी भी सुनने को मिलता है जो इस समय देवी की तरह पूजा जाता था। 1968 के प्रारंभ में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन सहित कई ठिकानों पर धावा बोलकर अमेरिका को काफ़ी क्षति पहुंचाई। तो पूर्वी पेंटागन से आपको याद आया होगा जो ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के पे एक पेंटागन पे ही जो है हवाई हमला किया था। तो वही पेंटागन था जब 1968 में क्या किया था, वियतकांग ने भी अमेरिका पे हमला किया था। और इन धावे से स्पष्ट कर दिया कि वियतनाम के हौसले अभी भी काफ़ी बुलंद है और ये भी स्पष्ट हो गया कि वियतनामियों की रसद पहुंचाने वाला मार्ग हो ची मिन काफ़ी मजबूत है, क्योंकि इसे बमबारियों से नष्ट नहीं किया जा सकता था। तो हो ची मिन मार्ग क्यों इंपॉर्टेंट था, बार बार जो इसका जिक्र है, क्योंकि ये हो ची मिन मार्ग से ही वियतनामियों को क्या है, रसद पहुँचाया जाता था और वियतकांगो जिससे अमेरिका लड़ रहा था उसको रसद पहुँचाया जाता था। वस्तुतः हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिणी वियतनाम पर जाता था, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकल जाती थी। तो हो ची मिन जो रोड था ना, जैसे ये हो ची मिन रोड है, तो ये क्या था, ये सड़कों का जाल था, जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये इधर से इधर से इधर से इधर से मिला हुआ था। तो अमेरिका जैसे इधर इसको अगर नष्ट करती थी तो ये इधर से रास्ता बना देते थे, अगर इसको नष्ट करती थी तो इधर से इसको मरम्मत कर लेते थे। तो मतलब वो कहीं से भी इस तरह से जाल था ना कि उसको अमेरिका के लिए नष्ट करना जो था बहुत मुश्किल हो गया था। तो इसी मार्ग पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से अमेरिका जो है लाओस, कंबोडिया पर आक्रमण भी कर दिया था, परंतु तीन तरफा संघर्ष में फंसकर उसे क्या है, वापस आना पड़ा। अब अमेरिका भी क्या था, शांति वार्ता चाहता था, परंतु अपनी शर्तों पर राष्ट्रमंडल, संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई शक्तियां इस प्रयास में थी कि वार्ता शुरू हो जाए। तो ये देख सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चित्र है और यहाँ पे क्या है कि अंततः 1968 में पेरिस की शांति वार्ता शुरू हुई, लेकिन अमेरिका अपने घमंड में था और अपने हट के कारण 6 मार्च तक वार्ता एक ही जगह पर अटकी रही। वियतनामियों की मांग थी कि पहले बमबारी बंद हो, फिर अमेरिका अपनी सेनाएं हटाए।
इसी क्रम में 7 जून 1969 को वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम के मुख्य क्षेत्र में वियतकांग के सरकारों के गठन की घोषणा की, जिसे रूस एवं चीन ने तुरंत मान्यता दे दी और इसी दरमियान वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन की मृत्यु हो गई। तो 7 जून 1969 को क्या था कि वियतनामी शिष्टमंडल ने दक्षिणी वियतनाम जो कि वियतकांग के सरकारों की गठन की घोषणा की और रूस और चीन ने क्या किया, इसको मान्यता भी दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक बुरी बात यह हुई कि जो वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक हो ची मिन थे, उनकी मृत्यु हो गई और उसने अपने वसीयत में कहा गया कि दक्षिण वियतनाम के मुक्ति का संघर्ष का आह्वान किया गया था। अतः संघर्ष जो है वो जारी रहा। अमेरिकी असफलता और वियतनामी एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ है कि अमेरिकी शर्तें क्या क्या थी कि वियतनाम की स्वतंत्रता उसकी पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि अमेरिका सेना उस क्षेत्र में ही रहेगी और तीसरा शर्त था कि जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जो है वो जारी रहेगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि अमेरिकी असफलता के क्या कारण थे कि अब हॉलीवुड द्वारा अमेरिका के वियतनाम युद्ध को जायज ठहराने वाली फिल्मों के स्थान पर अमेरिका के अत्याचार पर फिल्म बनने लगी। दूसरी तरफ निक्सन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर नया राष्ट्रपति बना और वियतनाम समस्या का जल्द समाधान की जिम्मेदारी उस पर सौंपी गई। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता ही जा रहा था। इसी समय जो था कि माइली गांव की घटना जो है प्रकाश में आई। तो माइली गांव की घटना क्या थी कि दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहां के लोगों को वियतकांग के समर्थक मान अमेरिकी सेना ने पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला। औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में क्या है आग लगा दिया। लेकिन इन्हीं लाशों के बीच दबा हुआ एक बूढ़ा जिंदा बच गया और जिसने इस घटना को पूरे विश्व के सामने उजागर कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि राष्ट्रपति निक्सन की क्या है कि पूरे विश्व में आलोचना होने लगी और अमेरिका सेना की भी। तो राष्ट्रपति निक्सन ने इसको ढकने के लिए शांति के लिए 5 सूत्रीय योजना की घोषणा की। तो हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध पहला क्या था कि हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर दे और यथा स्थान पर रहे। दूसरा था कि युद्ध विराम को देख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे और तीसरा था कि इस दौरान कोई देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयाँ बंद रहेगी। युद्ध विराम का निर्णय अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होना चाहिए। परंतु इस शांति प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया और अमेरिकी सेनाएं पुनः बमबारी शुरू कर दी। लेकिन अमेरिका अब जान चुका था कि उसे अपनी सेनाएं वापस बुलानी ही पड़ेगी। तो निक्सन ने क्या किया, अपना पुनः 8 सूत्री योजना रखी। लेकिन वियतनामियों ने इस बार इसको खारिज कर दिया। अब अमेरिका चीन को अपने पक्ष में करने में लग गया था और 24 अक्टूबर 1970 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम, अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। परंतु दक्षिणी वियतनाम ने आपत्ति जताई और पुनः वार्ता के लिए आग्रह किया। वियतकांग ने इसे अस्वीकार कर दिया और जब इसने अस्वीकार किया तो अमेरिका को यह असह्य हो गया और इस बार उसने इतने बम गिराए गए जितनी कुल विध्वंसक शक्ति हिरोशिमा में प्रयुक्त परमाणु बम से ज़्यादा आंकी गई। हनोई भी इस बमबारी से ध्वस्त हो गया, लेकिन वियतनामी जो थे वो डटे रहे। अंततः 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया और समझौते की मुख्य बात ये थी कि युद्ध समाप्ति के 60 दिनों के अंदर अमेरिकी सेना जो है वापस हो जाएगी और उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण कर मार्ग खोलेंगे। अमेरिका वियतनाम को असीमित आर्थिक सहायता देगा। तरह से अमेरिका के साथ चला आ रहा युद्ध समाप्त हो गया और अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका जो है एकीकरण हो गया। तो क्या हुआ कि 27 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनामी युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया और फाइनली 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना जो है वापस हो जाएगी, ऐसा समझौते पर था। और तो क्या हुआ कि अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण भी हो गया और 27 फरवरी 1970 को उसको आज़ादी मिल गई थी। आगे है कि इस प्रकार 7 दशकों से चलने वाला ये अमेरिका और वियतनाम युद्ध समाप्त हो गया और इस युद्ध में 9,855 करोड़ डॉलर खर्च हुए और सर्वाधिक व्यय जो था अमेरिका का हुआ था और उसने 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 3 लाख जो सैनिक थे वो घायल हुए। सबसे ज़्यादा जो था लॉस अमेरिका को ही हुआ था क्योंकि इसमें दक्षिणी वियतनाम के सिर्फ 18,000 सैनिक ही मारे गए थे और अमेरिका के 4,800 हेलीकॉप्टर और 3,600 एवं अनगिनत टैंक जो है वो नष्ट हो गए। इस सारी घटना के परिप्रेक्ष्य में धन जान की बर्बादी के अलावा अमेरिकी साख को भी यानी कि अमेरिका के घमंड को बहुत गहरा आघात पहुँचा और पूरे हिंद चीन में बुरी तरह वो असफल रहा। अंततः उसे अपनी सेनाएँ हिंद चीन से मिटानी पड़ी और सभी देशों की संपूर्णता एवं अखंडता को स्वीकार करना पड़ा।
तो फाइनली ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये इसका पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले ही पब्लिश कर दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।